संस्करण आता है, वो लीजिए उसके अलावा एज़ सच मेरी जानकारी में कोई बहुत अच्छा पेपर हिंदी में अभी तक नहीं है, जो लोग प्रेफ़र करते हों, ठीक है? तो अ, जो ये क्या लिखा सर जब तक एग्ज़ाम क्लियर होना ये सही ये मैसेज क्लियर नहीं है इसको पे अ, जब तक एग्ज़ाम क्लियर होना जब तक कि कब तक ये क्या मतलब लिखा है मैसेज क्लियर नहीं है। ठीक है, तो ये इस पे हम लोग पूरा सेशन कर लेंगे न्यूज़पेपर की रीडिंग पे, प्री की स्ट्रैटेजी पे, मेंस की स्ट्रैटेजी पे, क्योंकि ये सब एक दिन में मतलब 1 दिन के सेशन में इनको कवर करना ज़रूरी मतलब बहुत मुश्किल है, बहुत लंबा टाइम चाहिए उसके लिए। ठीक है? और फिर आपके प्रीलिम्स में जो भी सब्जेक्ट हैं, वो जैसे पॉलिटी है, इकोनॉमी है, हिस्ट्री है। अच्छा ये पूछे नौकरी के साथ, अरे बिल्कुल पॉसिबल है और आज के समय में तो मोस्टली लोग जब आप सिलेक्शन देखेंगे, सिलेक्शन लिस्ट देखेंगे, तो पहले का टाइम था 5 से 10% लोग ही नौकरी के साथ करते थे। आज के समय में 40-45% लोग नौकरी के साथ क्लियर करते हैं एग्ज़ाम। ठीक है? तो बस ये आज के समय में क्या है कि अब पहले वो चीज़ नहीं आती थी, आप ये सबसे बड़ी चीज़ आ गई है स्मार्ट स्ट्रैटेजी। ठीक है? आपके पास क्या है मोबाइल है, हेलो ये क्या नाम है सैबले 53 अ, तो आज के समय में आपके पास मोबाइल फ़ोन आ गया, मोबाइल फ़ोन में आपके पास पीडीएफ हैं, आपका एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, ठीक है? क्विज़ लगा सकते हैं, मतलब एक्स, वाई, ज़ेड कोई भी काम ऐसा नहीं है जो प्रिपरेशन से रिलेटेड आप नहीं कर सकते हैं आज के समय में। ठीक है? तो नौकरी के साथ बहुत मतलब बिल्कुल ईज़िली पॉसिबल है और लोग करते भी हैं, आप इंटरव्यू भी देखेंगे लोगों का तो बहुत सारे लोग निकालते हैं प्रिपरेशन सॉरी ये एग्ज़ाम नौकरी के साथ में, तो उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है ईज़िली क्लियर होगा। बस ये है स्ट्रैटेजी प्रॉपर होनी चाहिए, अगर स्ट्रैटेजी प्रॉपर होगी, तभी ये एग्ज़ाम निकलेगा अदरवाइज़ तो लोग लगाने के लिए सालों लगा देते हैं। तो हम प्रीलिम्स की बात कर रहे थे, तो प्रीलिम्स के जो सेक्शंस हैं और मेंस के जो पॉइंट हैं, तो दोनों जो प्रीलिम्स और मेंस है वो आप इस तरीके से सोचेंगे कि अगर अलग-अलग पढ़ना है तो वो आप फिर एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर पाएँगे। हो सकता है प्रीलिम्स क्लियर कर लें, ठीक है? लेकिन आप मेंस नहीं क्लियर कर पाएँगे। तो इसलिए जब भी आपको अपनी अप्रोच बनानी है पढ़ाई की, तो कोशिश ये करना है कि इंटीग्रेटेड स्ट्रैटेजी बनानी है, ठीक है? उसके लिए भी एक सेशन लेंगे कि किस तरीके से एक टॉपिक अगर हम सेलेक्ट करते हैं पढ़ने के लिए, तो वो टॉपिक जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, ठीक है? तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो प्रिएम्बल है, ठीक है? तो प्रिएम्बल जब हम पढ़ेंगे, तो उस प्रिएम्बल से हमारे प्री से जुड़े हुए कौन से पॉइंट होंगे, जब हम पढ़ेंगे उसको तो ध्यान में रखेंगे, मेन से जुड़े हुए कौन से पॉइंट होंगे, उसको ध्यान रखेंगे। जब इस अप्रोच में आप पढ़ेंगे, तभी ये एग्ज़ाम क्लियर होगा। अदरवाइज़ क्या है कि कोई भी टॉपिक लेंगे, उसको पढ़ेंगे तो आप पढ़ते चले जाएँगे क्योंकि ये ओशियन ऑफ नॉलेज है, इसमें से आपको सेलेक्टिव होके पढ़ना है। तो अगर सेलेक्टिव नहीं होके पढ़ेंगे आप लोग, तो फिर ये एग्ज़ाम क्लियर होना पॉसिबल नहीं है। ठीक है? अब इसके अलावा एक तो ये सिविल सर्विसेज़ प्रिपरेशन में ये बेसिकली ब्रॉडली मैंने बता दिया है। तो मैं सेशन अलग-अलग लूँगा जैसे हिस्ट्री में एनसीईआरटी को कैसे यूज़ करना है, ज्योग्राफी में एनसीईआरटी को कैसे यूज़ करना है, इसके अलावा इकोनॉमी है, साइंस है, साथ ही साथ इसके अलावा एक बुक लिस्ट होगी वो भी मैं मतलब बता दूँगा किस तरीके तो सबका उसका धीरे-धीरे हम लोग ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वीकली एक-एक सेशन लेते जाएँगे। जो लोग अभी ग्रेजुएशन में हैं, वो किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं अभी क्योंकि अभी उनके पास काफ़ी टाइम है। जो लोग जॉब में हैं, वो कैसे अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास टाइम का कॉन्स्ट्रेंट है, ठीक है? जो लोग फुल टाइम कर रहे हैं, उनकी क्या अप्रोच तो तीनों की अलग-अलग अप्रोच होती है, ठीक है? क्योंकि तीनों के पास जो टाइम का कॉन्स्ट्रेंट है या जो टाइम की अवेलेबिलिटी है, वो अलग-अलग है, तो इसलिए तीनों की जो अप्रोच होगी, वो अलग-अलग होगी। जो जॉब वाला है वो फुल टाइम वाले की स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं कर सकता, ठीक है? जो फुल टाइम वाला है वो जो कॉलेज स्टूडेंट है उसकी स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं कर सकता। और इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने की सबसे अच्छी स्टेज जो है ग्रेजुएशन है। अगर ग्रेजुएशन में आपने एग्ज़ाम प्रिपेयर कर लिया, बेसिक्स आपने क्लियर कर लिए, तो ये देखा गया है कि 1 से 2 साल के अंदर जो लोग क्लियर कर लेते हैं। अभी अगर आप दिल्ली में देखेंगे तो आज के समय में जो डीयू है, वहाँ का सिलेक्शन रेट इतना क्यों हाई है?
क्योंकि जो लोग वहाँ पे व हेलो सुदीप। जो लोग वहाँ पे डीयू में ग्रेजुएशन में रहते हैं, वो अपनी तैयारी उसी समय से जैसे बेसिक्स हैं, एनसीईआरटी पढ़ ली, जो बेसिक बुक्स हैं वो पढ़ ली। ये लव प्रॉब्लम ये सब ये सिविल सर्विसेज़ का सेशन है, एस्ट्रोलॉजी का सेशन नहीं है, ठीक है? तो आपके काम का नहीं है ये सेशन, ठीक है? तो इसलिए जो डीयू है, जेएनयू है, पहले तो जेएनयू से काफ़ी सिलेक्शन हो रहे थे, अब तो कम हो गए हैं थोड़े से, लेकिन डीयू से सिलेक्शन रेट अभी काफ़ी ज़्यादा है। मतलब आप ये देखेंगे कि हर साल एप्रोक्सिमेटली 10 से 12% बच्चे डीयू से निकल जाते हैं, जो डीयू पास आउट होने के बाद 1 से 2 साल के अंदर वो अपना फाइनल एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं। इसका रीज़न ये है कि वो ग्रेजुएशन में अपना जो बेसिक्स हैं, फंडामेंटल्स हैं, वो क्लियर कर लेते हैं। इसके अलावा उनको ये पता चल जाता है कि हमें जो रिसोर्सेज़ की अवेलेबिलिटी है मतलब रिसोर्सेज़ तो मार्केट में बहुत सारे हैं, लेकिन हमको कौन-सा रिसोर्स यूज़ करना है आज के टाइम में, जो हमें फ्यूचर में मतलब जो हमारे इस एग्ज़ाम से रिलेटेड है, जो हमें एग्ज़ाम निकालने में मदद करेगा। क्योंकि हमें इ इस एग्ज़ाम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें हमको मज़ा आने लगता है पढ़ने में। फिर हम ये इस माइंडसेट से निकल जाते हैं कि हमको एग्ज़ाम निकालना है। हम इस माइंडसेट पे स्विच कर जाते हैं कि हमें पढ़ना है, ठीक है? तो वो माइंडसेट हमेशा रखना है एग्ज़ाम निकालने वाला। हमेशा नॉलेज के चक्कर में ये नहीं करना है कि आप सिर्फ़ पर्टिकुलर टॉपिक पकड़ लिया और उसमें इधर-उधर बहते चले गए, ठीक है? तो इस सब चीज़ों का उसमें ध्यान रखना होता है, ठीक है? इसके अलावा अगर किसी के कोई डाउट हो तो वो पूछिए तो मैं उसको रिज़ॉल्व करूँगा। बाकी आप